स्वर स्वर किसे कहते हैं और अनावरोधी अच भी इसे कहते हैं। तो इसकी दो डेफिनेशन हमने लिखी हुई हैं। वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले या लिखे जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। या स्वरों को उच्चारण में अवरोध पैदा नहीं होता है, वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है, इसलिए स्वर को अनावरोधी कहा जाता है। वे वर्ण जो बिना किसी सहायता के बोले या लिखे जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 11। कौन कौन से? बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, उ, औ, ऋषि, ईड़ी, ए अनक, ओ, औ। ये 13 होते हैं। अब है हिंदी में उच्चारण के आधार पर स्वर कितने होते हैं? उच्चारण के आधार पर स्वर होते हैं 10, ऋषि को छोड़कर 10 होते हैं। और हिंदी में लेखक के आधार पर कितने होते हैं? हिंदी में लेखन के आधार पर स्वर कितने होते हैं? हिंदी में लेखन के आधार पर स्वर 13 होते हैं। आ से अहाँ तक, अंगा और अहाँ को भी जोड़कर 13 हो जाते हैं। अब है मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। आ को छोड़कर, आ में क्योंकि कोई मात्रा नहीं होती, मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10 होती है। भोलेनाथ तिवारी के अनुसार हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? भोलेनाथ तिवारी के अनुसार हिंदी में स्वरों की संख्या होती है 10, ऋषि को छोड़कर। भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है? 10, ऋषि को छोड़कर। और अपभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी होती है? अपभ्रंश में स्वरों की संख्या होती है 8, ऋषि, ए और औ को छोड़कर। संस्कृत में स्वरों की संख्या कितनी है? संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 13। संस्कृत में स्वरों की संख्या होती है 13। 11 प्लस ऋषि और छोटा ऋषि, बड़ा ऋषि, अपभ्रंश स्वरों की संख्या होती है। अब आ गए हैं वर्णों की गणना 2 आधार पर होती है। पहला उच्चारण के आधार पर वर्ग, लेखन के आधार पर वर्ण। 2 वर्ण होते हैं, उच्चारण के आधार पर वर्ण होते हैं 45 स्वर होते हैं, 10 व्यंजन 35 होते हैं ऋषि को छोड़कर। और लेखन के आधार पर अनवर्ण होते हैं 13 स्वर होते हैं, 39 व्यंजन होते हैं जोड़े गए। दुर्गुण होते हैं, द्विगुण होते हैं 2, और संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। अब स्वर के भेद जान लेते हैं। स्वर के भेद होते हैं। भाषा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? कामदेव प्रसाद गुरु के अनुसार स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर 2 प्रकार के होते हैं स्वर। भाषा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कामदेव प्रसाद गुरु के अनुसार भी 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के कौन कौन से होते हैं? पहला है हास स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। तो पहले पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो उसमें भी 2 प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। जैसे हाथ स्वर को क्या कहते हैं? हाथ स्वर को कहते हैं लघु स्वर, लघु मूल एकमात्रक स्वर। और दीर्घ स्वर को कहते हैं लघु संधि मिश्रित द्विमात्रक स्वर। तो हर स्वर की संख्या होती है 4 और दीर्घ स्वर की संख्या होती है 7। तो 4 इसमें कौन कौन से हैं? तो हर स्वर होते हैं 4, आ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋषि। और दीर्घ स्वर में होते हैं बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ, औ। इन शब्द को छोड़कर बाकी सातों ये होते हैं। हाँ, मूल दीर्घ स्वर कितने के होते हैं? मूल दीर्घ स्वर इसी को सजातीय स्वर बोलते हैं, और संयुक्त स्वर को बोलते हैं विजातीय स्वर। तो होते हैं मूल दीर्घ स्वर सजातीय स्वर होते हैं उ बराबर, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मतलब ऊ होता है 3 होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ। और विजातीय स्वर होते हैं 4, ए, आए, ए, आओ, ओ, आओ। 4 हो MCQ हैं इसके और इम्पोर्टेंट होते हैं। इनमें से कौन सा दीर्घ स्वर है? तो बड़ा आई तो दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा संयुक्त स्वर है? ओ, आओ। मूल दीर्घ स्वर आ से आ, ई, औ। हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने होते हैं? हिंदी वर्णमाला में मुख्य स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं, आ, ई और ऋषि। हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? आ, ई, औ, ओ। 7 होते हैं। हिंदी में मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? हिंदी में मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं।
हिंदी में दीर्घ स्वर कितने होते हैं? आ, ई, औ, ए, ऐ, ओ, औ 7 होते हैं। हिंदी में मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 3 होते हैं। हिंदी में संयुक्त स्वर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और स्वर की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी? स्वर की सर्वप्रथम परिभाषा पतंजलि ने दी थी। स्वर की सर्वप्रथम परिभाषा किसने दी थी? पतंजलि ने दी थी। वर्णमाला का स्वर और व्यंजन में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया? पतंजलि ने। स्वर की परिभाषा किसने दी? पतंजलि ने। और वर्णमाला का स्वर में विभाजन भी किसने किया? पतंजलि ने की। स्वयं रचन्ते इति स्वरा अनुभवं भवति व्यंजन इति सूत्र किसने लिखा? ये भी पतंजलि ने कहा। स्वरों का वर्गीकरण मात्रा समय। स्वरों का वर्गीकरण होता है मात्रा समय आधार के आधार पर। स्वर के 3 भेद होते हैं: हास्य स्वर, दीर्घ स्वर, विलुप्त स्वर। तो पहले पढ़ते हैं हास्य स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में सबसे कम समय लगता है उसे हास्य स्वर कहते हैं। इन स्वरों की संख्या होती है 4: आ, छोटा ई, छोटा ऊ, छोटा ऋषि। इन स्वरों की एक मात्रा गिनी जाती है इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर कहा जाता है। इन स्वरों की एक मात्रा गिनी जाती है इसलिए इन्हें एक मात्रिक स्वर कहते हैं। सेकंड है दीर्घ स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में हास्य स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर की संख्या 7 होती है: आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, सी। इन स्वरों की गिनती 2 मानी जाती है इसलिए इन्हें द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर के अंतर्गत ये वे स्वर कहते हैं जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा निम्न वाद के होता है, जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, जिनका उच्चारण नाक और मुंह से होता है। तो इसमें पूछा गया है तीनों स्वर किसे कहते हैं? दो: जिनका उच्चारण लघु और गुरु में होता है तो इस स्वर में होता है। जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा निम्न बाधा के द्वारा होता है इसे भी स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है उसे व्यंजन कहते हैं। तो तीसरा गलत हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुंह से बिना किसी रुकावट के निकलती है उन्हें स्वर कहते हैं। किस वर्ण का मुख्य उच्चारण में हिंदी में प्रचलित नहीं है? ऋषि नहीं है हिंदी में प्रचलित। अब है नेक्स्ट, अब है विलुप्त स्वर किसे कहते हैं? इसी को त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसी को डेफिनेशन जान लेते हैं। सबसे पहले, जिन वर्णों के उच्चारण में हास्य स्वर की अपेक्षा तिगुना गुना समय लगता है उन्हें विलुप्त स्वर कहते हैं। इसके 2 प्रतीक होते हैं जैसे लघु गुरु, जैसे इनके 2 प्रतीक होते हैं जैसे जैसे में है राउंड वॉन अम। मूल स्वर, सही स्वर, उदासीन स्वर। तो ये हो गए। अब चलते हैं मूल स्वर और सही स्वर और उदासीन वर्ण की तरफ। तो आ को मूल स्वर कहते हैं। यह ईश्वर द्वारा प्रदान है। इसका उच्चारण जीभ के मध्य भाग से होता है इसलिए हर स्थिति में आ का प्रयोग हो जाता है। आ सही स्वर उदासीन वर्ण भी कहलाता है। वह आ के आधार पर ही 12 खड़ी बनी है जो निम्न प्रकार है। जैसे आ, बड़ा आ, ई, ड़ी, ऊ जो खड़ियाँ बनाई गई हैं आ के आधार पर ही। जीभ के प्रयोग के आधार पर स्वरों का विभाजन। जिह्वा, जिह्वा मतलब जीभ की आड़ी स्थिति के आधार पर स्वरों का विभाजन। स्वरों के उच्चारण में जीभ का कौन सा भाग क्रियाशील सक्रिय है? चलिए, तो पहला है अग्रभाग, मध्यभाग, पार्श्वभाग, मध्यभाग, पार्श्वभाग, अग्रभाग, मध्यभाग और पार्श्वभाग। पहले मध्य भाग की बात करते हैं। मध्य भाग में बोला जाता है आभार। उसके बाद आता है मध्य भाग के बाद आता है अग्रभाग। भाग में आती हैं छोटी, बड़ी, ए, आई। और पार्श्व भाग में आता है जितना आ से स्टार्ट, छोटा को छोड़कर सब आ के वर्ण। बड़ा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा ओ, आओ। ये तीनों भाग हुए पार्श्व भाग। अब चलिए मुख्य द्वार मुखाकृति के खुलने के आधार पर स्वरों का विभाजन। मुख्य द्वार मुखाकृति के खुलने पर स्वरों का विभाजन। जीभ का क्रियाशील भाग कितना ऊपर उठता है अथवा जिह्वा की ऊंचाई के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं अथवा तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद कितने होते हैं। हवा के कान व मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का विभाजन 2 भागों में होता है। पहला है निश्नुनासिक। इसका अर्थ होता है नहीं प्लस नाक। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा केवल मुंह से निकलती है उन्हें निषुनासिक कहते हैं।
ते हैं, जैसे आ बड़ा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, छोटा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए आई ओ औ। और दूसरा है फिर अनुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। अंग आ, ई, बड़ी आदि आँख। अनुनासिक, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है उन्हें अनुनासिक कहते हैं। आ बड़ा आ, ई छोटी बड़ी। तो अनुस्वर अहम का प्रयोग, जब शिरो रेखा के ऊपर मात्रा लगी हो वह अनुस्वर का प्रयोग होता है, जैसे जी मात्रा हो गई है। इसके बाद अनुनासिक, अनुनासिक का प्रयोग होता है। अनुनासिक 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 का प्रयोग होता है। चांद बिंदु का प्रयोग, जब शिरो रेखा के नीचे मात्रा लगी हो तो चंद बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे चंद बिंदु आते हैं। आ ऊ ये शब्द हैं, जैसे आँख, गांधी, चांद, पूंछ, मुँह, इन सब में चांद बिंदु का प्रयोग होता है। इसे अनुनासिक कहते हैं, चांद बिंदु की। अब इसके बाद है अनुस्वर एवं अनुनासिक से संबंधित प्रश्न। अंगद में कौन सी ध्वनि है? अंगद में कौन सी ध्वनि है? अंगद में देखिए, अंगद अंगद में है अनुस्वर। आंचल कौन सी ध्वनि है? तो आंचल, इसमें चंद बिंदु लगा है तो अनुनासिक है। अब है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर के भेद कितने होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद 6 होते हैं। पहले उच्चारण कर देते हैं। पहले कंठ, कंठ कंठ के आधार कंठ में होता है आ बड़ा आ। कंठ, कंठ का उच्चारण किससे होता है? कंठ और तालु से होता है उच्चारण। दूसरा है तालु, तालब, तालब ई और ये भी 2 होते हैं। और मूर्धा ऋषि होता है। और ओष्ठ जो ओंठों से होते हैं वो और जैसे ओष्ठ, ओ और क्यू, ओष्ठ, ओष्ठ हो गया। और इसके बाद है कंठ, मतलब तालु जो तालु से होता है ए बड़ी जैसे संयुक्त वर्ण है। और कंठ, ओष्ठ, ओ। और चलिए तो पहला पढ़ेंगे। अब है व्यंजन, चालू हो गया है। चलिए तो व्यंजन की डेफिनेशन भी स्टार्ट कर देते हैं। व्यंजन अवरोधी हल, अनाक्षी परिभाषा चल देती है। डेफिनेशन, वे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले व लिखे जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे का, बड़ा का, घा आदि। यदि स्वर की सहायता ना लें तो इन्हें हलंत के द्वारा दर्शाया जाता है और हलंत वाले वर्ण को ही व्यंजन कहते हैं, जैसे का, खा, गा, हलंत लगी है सब में। हलंत वाले वर्ण बिना हलंत के आधे रहते हैं, इसलिए उन्हें देखिए बिना हलंत के यहाँ रहेंगे आधा का, आधा खा। जब इसमें स्वर लगाएंगे तभी एक व्यंजन बनेगा। तो दोस्तों चलिए तो अब नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। हम अभी आपको कंप्लीट स्वर करा दिया है। आप लोग बहुत इम्पोर्टेंट है जीडी की परीक्षा के लिए। तो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।